स्क्रीन दिख रही है सबको? ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के बीकॉम फाइनल ईयर में 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और बाकी के जो 5 है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स है। ठीक है, 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हैं? एक है आपका इनकम टैक्स, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंट और तीसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और बाकी के जो 5 थ्योरी सब्जेक्ट्स है इसमें आपको पढ़ना है हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश, स्पीकर ऑफ कर लो। हिंदी इंग्लिश हो गया, ऑडिटिंग, प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और इंटरनेशनल मार्केटिंग। ऐसे करके 8 सब्जेक्ट आपको एग्जाम देने हैं, मतलब 8 पेपर होगा आपका फाइनल ईयर में भी, जिसमें से 3 प्रैक्टिकल है, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंट और इनडायरेक्ट टैक्स। जिसमें से सबसे ज्यादा टाइम आपका अगर खाएगा पढ़ने में और सबसे ज्यादा मेहनत अगर करनी है तो वो है इनकम टैक्स। उससे थोड़ा काम कम करना पड़ेगा मैनेजमेंट, और बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ सब्जेक्ट कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स। आपको पता है इनकम टैक्स पढ़ने के लिए लगेगा टोटल 3.5 से 4 महीना, और मेहनत बहुत करवाएगा। इसमें खींच तान के 60 से 65 नंबर आता है। इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सस्ता सुंदर टिकाऊ सब्जेक्ट है, गिन के 1 महीना भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, लेकिन इसमें अगर अच्छे से पढ़ लोगे 70 प्लस आता ही आता है, कंफर्म है, 70 प्लस आता ही आता है। पिछले साल भी अभी जो एग्जाम का रिजल्ट आया फाइनल वालों का, बाकी सब्जेक्ट का ठिकाना नहीं था, इनडायरेक्ट टैक्स में सबका 70 प्लस, क्योंकि इतना इजी सब्जेक्ट है और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि इनकम टैक्स ऐसा थोड़ी है कि अब ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा डिफिकल्ट है तो उसको पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ना उसी को ही पड़ेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अगर बोला जाए, सबसे मजा अगर कोई सब्जेक्ट में आएगा तो वो है इनकम टैक्स। ठीक है, तो मैं अब ज्यादा टाइम खराब ना करते हुए आज से प्रॉपर क्लास स्टार्ट कर रहा हूं इनकम टैक्स की। ठीक है, चलो ये हमारा सिलेबस है, ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे ये सब पीडीएफ है, और ये आप लोगों को चैप्टर वाइज आप लोगों को मिलता जाएगा। तो आप लोगों को एक काम करना है, जो ऑनलाइन वाले हैं, जो क्लास नहीं आते हैं, वो प्रिंट निकाल के एक फाइल बना लेना, फाइल में मेंटेन करके रखना। जो ऑफलाइन आते हैं वो मेरे से प्रिंट ले लेना, या जो ऑनलाइन वाले हैं उनको अगर प्रिंट आउट मेरे से ही चाहिए तो आके ले सकते हो क्लास से। ठीक है, चलो देखो स्टार्ट करें। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को हिंदी में बोलते हैं आयकर। इनकम टैक्स का हिंदी में क्या नाम है? आयकर। इनकम टैक्स का मतलब होता है इनकम पर लगने वाला टैक्स। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति पैसा कमा रहा है, मतलब वो इसकी इनकम है, उस इनकम पर जो टैक्स लगता है उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। तो ये इस चैप्टर, इस सब्जेक्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है ये पूरा स्क्रीन पर दिख रहा है। देखो 5 यूनिट का पेपर होगा, इसमें भी 5 यूनिट में सब चीज डिवाइडेड है। पहला आएगा आपका क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आपको इनकम टैक्स पढ़ना है। आज के पहले कभी पढ़े हो इनकम टैक्स? नहीं, तो इनकम टैक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ चीजें पहले से जाननी पड़ेगी, उसके कुछ नाम याद रखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, एसईसी किसको बोलते हैं, ठीक, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो हम बेसिक कॉन्सेप्ट में करने वाले हैं। ये आज की क्लास का आज ये टॉपिक है, मैं कराऊंगा। दूसरा यूनिट नंबर 1 में चैप्टर आता है रेसिडेंशियल स्टेटस। दूसरा चैप्टर क्या आता है? रेसिडेंशियल स्टेटस। ये चैप्टर हमको किस बारे में बताता है अभी थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं। ठीक, तीसरे नंबर पर आता है चैप्टर क्या? एग्रीकल्चर इनकम। ये 3 चैप्टर मिलके यूनिट नंबर 1 को कवर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 2 में जाओगे तो यूनिट नंबर 2 में क्या पढ़ना है? इनकम फ्रॉम सैलरी। यूनिट नंबर 2 में 5वें नंबर का टॉपिक क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। जैसे बाहुबली पार्ट 1 और पार्ट 2 आया था ना, वैसे चैप्टर का भी पार्ट 1 और पार्ट 2 दो सीजन है, मतलब पार्ट 1 इनकम फ्रॉम सैलरी और पार्ट 2 इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, अभी क्या होता है उसका मतलब थोड़ी देर में पता चल जाएगा। उसके बाद है 6वें नंबर में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ये 3 मिला के यूनिट नंबर 2 को कवर करता है। ठीक है, अब यूनिट नंबर 3 में एंट्री होती है किसकी? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन की। काहे कि
इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, ये भी पार्ट 1, और दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन पार्ट 2। अब आप लोग एक बात मानोगे नहीं मानोगे, अपने इंडेक्स में ये चैप्टर दिख रहा है आप लोगों को? ये चैप्टर कोई पढ़ाता नहीं है, गिने चुने लोग पढ़ाते हैं, और इस चैप्टर से ना कभी क्वेश्चन आता था। और नहीं पढ़ाने का रीजन ये नहीं कि उनको नहीं आता है या नहीं आता, ही नहीं है तो क्यों पढ़ाए। जो सिलेक्टेड पढ़ाते हैं ये चैप्टर से क्वेश्चन ही नहीं आता है तो क्यों पढ़ाएंगे। लेकिन पिछले साल आ गया तो दिक्कत हो गई। तो हमारा क्लास 11th में हमारा यूनिट नंबर 3 में एक फोन आ रहा है, क्लास 11th लिखा है तो मेरे को क्लास 11th ही मेरे दिमाग में आ गया। तो यूनिट नंबर 3 में हम बिजनेस प्रोफेशन पार्ट 1 भी पढ़ेंगे और पार्ट 2 भी पढ़ेंगे। मतलब इस बार अब छोड़ने लायक कुछ नहीं है, एक एक चीज पढ़ने पड़ेंगे। छोटा छोटा सड़ा सड़ा क्वेश्चन जो छोड़ देते थे ना, नहीं आता था, वही क्वेश्चन घूम फिर के 15 नंबर का आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला चैप्टर है क्या, कैपिटल गेन्स। चैप्टर का नाम क्या है, कैपिटल गेन्स। सारे चैप्टर का नाम उसके बाजू में हिंदी में भी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं जो नोट्स दूंगा ना वो हिंदी कम इंग्लिश दोनों रहेगा, बाजू में हिंदी और बाजू में इंग्लिश, तो दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट को कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। और 10वें नंबर पर चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो ये 4 टॉपिक मिलके आपका यूनिट नंबर 3 बनता है इनकम टैक्स में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 4, सबसे बड़ा यूनिट जिसको पढ़ने में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो है आपका कौन सा, यूनिट नंबर 4। इसमें टॉपिक है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद है सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, उसके बाद है डिडक्शन फ्रॉम टोटल इनकम, उसके बाद है टोटल इनकम, और उसके बाद है असेसमेंट कर निर्धारण। अब मैं आप लोगों की साइकोलॉजी अभी समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप लोगों ने आज के पहले कभी इनकम टैक्स नहीं पढ़ा है। ठीक है, इसके बारे में आप इनकम टैक्स का आई भी नहीं जानते। तो ये नाम सब आप लोग देख रहे हो ना, तो फर्स्ट टाइम में हमारी साइकोलॉजी ऐसी होती है कि थोड़ा सा टेंशन हो रहा होगा, ये सर क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ये सब नाम वाम कहाँ से आ रहा है। देखो, सबसे पहली बात, फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा, लेकिन मेरी गारंटी है मैं जैसा जैसा बोलूंगा वैसा करते जाना, ये सब नाम से आप फेमिलियर तो हो ही जाओगे, प्लस आप लोगों को इस सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज भी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? और मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं उस स्टूडेंट की बात बताता हूं। एक स्टूडेंट है जो अपने फाइनल ईयर में पढ़ता था। ठीक है, वो अभी एक सीए के यहाँ जॉब कर रहे हैं जाके। ठीक है, तो सीए के यहाँ जॉब कर रहे हैं, और उस सीए के यहाँ और भी सीए के आर्टिकलशिप वाले बच्चे लोग भी काम करते हैं। आर्टिकलशिप जानते हो ना? तो अपना जो स्टूडेंट है वो बेचारा बीकॉम वाला, और जो सीए की पढ़ाई करके जिन लोग आर्टिकलशिप कर रहे हैं, अपना बच्चा उनको ज्ञान दे रहा है बैठ के। सोच लो तो कैसे पढ़ा होगा वो साल भर। एक थोड़ा सा वो वाली बात आती है कि नहीं, भाई तुम सीए की पढ़ाई करके आ रहे हो और हम बीकॉम, फिर भी हम तुमको बता रहे हैं। तो आप लोगों का इतनी मैं गारंटी है, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनोगे तो मैं आप लोगों को उस लेवल तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आप थोड़ा समझ सकते हो इस चीज को। ये कमा के देने वाला सब्जेक्ट है, मतलब अगर आपको इसका नॉलेज अच्छा है तो आप आफ्टर बीकॉम अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो इस सब्जेक्ट का नॉलेज रखते हुए। तो मैं सिर्फ आपके एग्जाम पास करने के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसको मैं आप लोगों को आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा वैसा भी आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये कमा के देने वाला सब्जेक्ट है, तो इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना। और अपन सिलेबस को आगे देखते हैं। यूनिट नंबर 4 में ये सब टॉपिक है, और उसके बाद अगला टॉपिक है 16 नंबर और 17 नंबर में टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और एक होता है एडवांस टैक्स अग्रिम कर। ये आपका इनकम टैक्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस है। आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मैंने आज भेज दिया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लेना। अब इन चैप्टर में क्या क्या है, नाम वाम सब नया लग रहा है, थोड़े देर रुक जाओ, सब क्लियर हो जाएगा। चलो अब मैं, हाँ पूछो। पहले का जो ग्रुप था ना, हाँ उसी में, सेकेंड ईयर को थर्ड ईयर कर दिए हैं, उसी में भेजा हुआ है आज। हाँ
चलो, आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इनकम टैक्स में, बेसिक कॉन्सेप्ट नाम का। ये कोई चैप्टर नहीं है, पहली बार ये कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन हाँ ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट नाम का टॉपिक है, इसको अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो यूनिट नंबर 1 से थ्योरी क्वेश्चन में शॉर्ट नोट्स आते हैं, तो वो शॉर्ट नोट्स की तैयारी हो जाएगी। क्लियर है मेरी बात? तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है, ये इनकम टैक्स में आगे जितने चैप्टर पढ़ने हैं वहां पे इसके वर्ड्स आपको काम आएंगे, पहली बात। और दूसरा, इसकी एक छोटी सी थ्योरी भी प्रिपेयर हो जाएगी आप लोगों की, शॉर्ट नोट्स जो आते हैं वो सब। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को स्क्रीन वगैरह सब क्लियर दिख रही है, आवाज वगैरह सब सही आ रही है ऑनलाइन वालों? अफशा, दितेश, गीतांजलि, हर्षा, कृतिका, निर्भय, दीपांश, स्मृति, ठीक। चलो देखो अब आगे। सबसे पहले हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। हमारा इंडेक्स देखो, इंडेक्स में पहले टॉपिक का नाम क्या था? बेसिक कॉन्सेप्ट। यही अभी मैं कवर कराने वाला, ठीक है। देखो, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को हिंदी में बोलते हैं आयकर। आयकर मतलब मुकुंद तू डेली आयकर, वो वाला आयकर नहीं है। आयकर मतलब आय पर लगने वाला कर, इनकम पर लगने वाला टैक्स, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। क्लियर है? इनकम पर लगने वाला टैक्स। इसकी डेफिनेशन पढ़े, टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड इनकम टैक्स। व्यक्ति की आय पर लगाए जाने वाला कर को आयकर कहा जाता है। क्लियर है मेरी बात? कोई भी पर्सन है ना, कोई भी पर्सन होता है, उसकी जो भी इनकम होती है, उस इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है, उस टैक्स को क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स। अब छोटी सी सिंपल सी बात है, टैक्स कौन लगाता है? गवर्नमेंट। टैक्स कौन लगाती है? गवर्नमेंट। अब यहां पे आप लोगों को दो वर्ड को ध्यान देना है। कौन कौन से दो वर्ड? एक तो है इनकम और दूसरा है पर्सन। दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल्ड किए हुए हैं, देखना। एक है वर्ड इनकम और दूसरा है पर्सन, व्यक्ति और आय। तो अब सेकंड नंबर पर देखो, पॉइंट नंबर 2 पे मैंने किसके बारे में लिखा है? इनकम। और थर्ड नंबर के पॉइंट में देखोगे मैंने किसके बारे में लिखा है? पर्सन के बारे में। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे। इनकम, टॉपिक का नाम क्या है? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का मतलब किसी भी पर्सन की इनकम पर लगने वाला टैक्स, इनकम टैक्स। तो यहां पर मुद्दा यह है कि इनकम मतलब क्या? इनकम मतलब क्या? अब मैं अपना एक एग्जांपल दे रहा हूं, सुनना। मान लो मैं ये हूं, मान लो ये मैं हूं, ठीक है। मैं एक स्कूल में जॉब करता हूं, मैं एक स्कूल में जॉब करता हूं, तो स्कूल से मेरे को क्या मिलती है? सैलरी। मतलब मेरे को हर महीने मान लो 25,000 रुपए मिलता है, तो वो मेरी क्या है? सैलरी। तो वो मेरी इनकम नहीं है क्या? इनकम है। उसके बाद मेरा एक मकान है, उस मकान को मैं रेंट पर दिया हुआ हूं। क्या किया हूं? किराए पर दिया हुआ हूं। तो उसके बदले मेरे को वहां से क्या मिल रहा है? रेंट मिल रहा है। मेरा एक मकान है, किराए पर दिया हूं, तो वहां से मेरे को क्या मिल रही है? रेंट मिल रही है। फिर मैं, क्योंकि सीए की पढ़ाई किया हूं और मेरे को इनकम टैक्स का अच्छा खासा नॉलेज है, तो मैं अपनी प्रैक्टिस करता हूं। क्या करता हूं? प्रैक्टिस। मैं कंसल्टेंसी देता हूं, टैक्स कंसल्टेंट का काम करता हूं। ठीक है, तो वो मेरा क्या है? बिजनेस। बिजनेस नंबर 1 मतलब टैक्स कंसल्टेंट। और मेरे पास और टाइम बच जाता है तो मैं कोचिंग वगैरह ले लेता हूं, तो मेरा बिजनेस नंबर 2। मतलब दोनों मिला के मैं क्या कर रहा हूं? बिजनेस ही कर रहा हूं। तो वहां से मेरे को बिजनेस की इनकम हो जाती है। बिजनेस की इनकम को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। अब मेरे को क्योंकि फाइनेंस का और मार्केट का नॉलेज है,
तो बीच बीच में क्या करता हूं मैं, शेयर खरीदता हूं, शेयर बेच देता हूं। शेयर जानते हो ना, शेयर खरीदना शेयर बेचना, मतलब मैं शेयर की खरीदी बिक्री कर रहा हूं, मतलब मैं पैसा इन्वेस्ट करता हूं शेयर में। अच्छे कंपनी का शेयर मिल गया, 1 लाख रुपए डाल दो, 2 साल बाद अच्छा रेट आ रहा है, निकाल दो। तो शेयर शेयर बेच के पैसा कमा रहा हूं, ठीक है। या फिर शेयर की अगर मैं बात नहीं करूं, तो मेरे पास है ना 2 एकड़ खेत था। क्या था? 2 एकड़ खेत। 2 एकड़ खेत को आज से 15 साल पहले मैं 10 लाख रुपए में खरीदा था, और आज मेरे को अच्छा रेट मिल रहा है 25 लाख रुपए, बेच दिया। तो कोई मेरा बिजनेस है क्या? नहीं, मेरे को अच्छा रेट मिला, खरीद के रखा था, बेच दिया, जरूरत नहीं है करके। मतलब मैं यहाँ पे शेयर बेच रहा हूं, या फिर खेत बेच रहा हूं, या फिर चलो दूसरी बात, मेरे पास सोना चांदी पड़ा हुआ है बहुत सारा, मेरे को पैतृक संपत्ति मिली बहुत सारा सोना चांदी, उस समय कौड़ी के भाव में लेके रखे थे हमारे पूर्वज, लेकिन अब मेरे को उसका 2 करोड़ रुपया मिल रहा है, मैं बेच दे रहा हूं, चलो मेरे को कुछ मिल जाए। तो मैं सोना बेचूं, शेयर बेचूं, खेत बेचूं, ये सब मेरे लिए क्या है? एसेट्स। ये क्या है सब मेरे लिए? एसेट, संपत्ति है। इनको बेच के अगर मैं पैसा कमा रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए क्या है? एक फायदा है। ठीक है, मेरी बात सुनना, मैं कहां कहां से पैसा कमाया? स्कूल में जॉब कर रहा हूं तो मेरे को वहां से क्या मिल रही है? सैलरी। मकान को किराए पर देके रखा हूं तो मेरे को क्या मिल रहा है? रेंट। बिजनेस कर रहा हूं तो वहां से मेरे को क्या हो रहा है? प्रॉफिट। शेयर वेयर बेच देता हूं तो मेरे को वहां से क्या होता है? प्रॉफिट। मेरे पास 10 लाख रुपए नकदी पड़ा हुआ है, अब घर पे रखे रहूंगा तो पैसा बढ़ेगा क्या? तो मैं क्या किया, अपने दोनों बच्चे लोगों के नाम से बैंक में एफडी करा दिया 5-5 लाख रुपए का। तो एफडी के ऊपर अब मेरे को क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। क्लियर है मेरी बात? अब मेरा बीच बीच में जैसे आईपीएल आईपीएल चलता है ना, तो मैं मुकुंद से लगा लिया शर्त, ये टीम जीत रही है, ये हार रही है, मैं उसमें 2, 4, 5, 10 हजार रुपए जीत गया। ठीक है, एक दिन ऐसे ही मैसेज आया कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दोगे, आप कौन बनेगा करोड़पति में पहुंच जाओगे। मैं दिया आंसर, सच्ची में दूसरे दिन अमिताभ बच्चन के सामने, वहां से जीत के आ रहा हूं 3,20,000 रुपए। तो वो मेरा इनकम ही तो है क्या? हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स जानने के लिए हमको सबसे पहले आदमी की क्या जानना पड़ेगी? इनकम। हम बात इनकम की कर रहे हैं, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति पैसा कहां कहां से कमा सकता है, उसका कोई फिक्स सोर्स नहीं है, मल्टीपल सोर्स है। कोई भी इंसान कहीं से भी कितना भी पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि एक आदमी एक ही जगह से पैसा कमाए, एक आदमी जगह जगह से पैसा कमा सकता है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल लिया, एग्जांपल है ना, सच्ची नहीं है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, अब इनकम टैक्स वाले के साथ हमारे देश में कितने लोग हैं बताओ? 140 करोड़ के आसपास। तो बताओ, वो 140 करोड़ में चलो 100 करोड़ लोग कमाते नहीं होंगे, बचे 40 करोड़ लोग, तो कम लोग हैं क्या? अब ये 40 करोड़ जो पैसा कमा रहे हैं जिन लोग, वो क्या एक ही जगह से पैसा कमा रहे हैं कि अलग अलग जगह से पैसा कमा रहे हैं? मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझना, कि कोई भी व्यक्ति, मैं हम लोग क्लास में भी 8, 9, 10, 12, 15 लोग हैं जो भी है, मैं सबको खड़े कर दूंगा लाइन से, मैं आपको पूछूंगा ना आप क्या करते हो, आप अपना अलग काम बताओगे, आपको पूछूंगा आप अपना अलग काम बताओगे, आपको पूछूंगा आप अपना अलग काम बताओगे। लेकिन इनकम टैक्स वाले को तो क्या करना है? टैक्स वसूलना है। उसको टैक्स से मतलब है और आपकी इनकम से मतलब है। तो उसके सामने, इनकम टैक्स वाले के सामने दिक्कत नहीं आ रही है। मैं पूछूंगा मुकुंद आप अपनी इनकम बताओ, आप बोलोगे मेरी यहां यहां से इनकम है। आपको पूछूंगा आप बताओगे यहां यहां से इनकम है। तो जब आप अपना फॉर्म भर के दोगे इनकम टैक्स वाले को, या कुछ डिटेल दोगे, तो हर आदमी का अलग अलग सोर्स है, तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। वो सब चीज को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स वालों ने इनकम को 5 ग्रुप में बांटा है, ताकि कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो ज्यादा। अपनी सहूलियत के लिए इनकम टैक्स वालों ने अच्छी कैलकुलेशन हो जाए, इनकम्स को जो लोग कमाते हैं ना उसको 5 ग्रुप में बांटा है, ठीक है। पहला ग्रुप का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी, मतलब जिन लोग सैलरी से नौकरी करके पैसा कमा रहे हैं, उनकी इनकम का कैलकुलेशन किसके हिसाब से होगा? इनकम फ्रॉम सैलरी नाम का एक चैप्टर है, उसमें पूरा रूल रेगुलेशन लिखा है, उसके हिसाब से करेंगे। एक चैप्टर का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरे चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? दूसरे
इनकम के ग्रुप का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब जिन लोग अपने मकान को किराए पर देते हैं और जिनको किराए का अमाउंट मिलता है, तो उन लोगों को कौन से ग्रुप में डाल दिया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मतलब उनकी इनकम को किस रूल के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में जो रूल लिखे होंगे उसके हिसाब से। आ रही मेरी बात समझ में सबको? उसके बाद जिन लोग बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, जिन लोग पेशे में हैं, पेशा समझते हो? धंधा और पेशा दो अलग अलग चीज है। धंधा मतलब कोई चीज बना के बेचना या कोई चीज खरीद के बेचना, मतलब बिजनेस करना। और प्रोफेशन मतलब आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो और उसके लिए पर्टिकुलर आपने कोई पढ़ाई की। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर धंधा करता है कि पेशा करता है? पेशा है। पेशा मतलब प्रोफेशन, धंधा मतलब बिजनेस। तो जो भी व्यक्ति बिजनेस से या प्रोफेशन करके पैसा कमा रहा है, तो उनके लिए एक ग्रुप बना दिया गया इनकम का, उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन। उस ग्रुप का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अभी तक मैंने 3 ग्रुप का नाम लिया। पहला ग्रुप क्या था? इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर का भी नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें किसको लेते हैं? जिन लोगों को किराए का पैसा मिलता है। कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हाउस प्रॉपर्टी लिखा है तो इसमें मकान को बेच देंगे तो वो पैसा आएगा क्या? नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में सिर्फ किराए की इनकम को लिया जाता है। मकान बेच के जो पैसा आता है उसको हाउस प्रॉपर्टी में नहीं लेते। जिन लोग बिजनेस कर रहे हैं या फिर जिन लोग प्रोफेशन में हैं, उन लोगों को जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी इनकम को कहां लेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में लेंगे। मेरी बात समझ में आई? उसके बाद जिन लोग अपनी एसेट्स को बेच के पैसा कमाए, जैसे शेयर का एग्जांपल लिया, जमीन का एग्जांपल लिया, सोना चांदी का एग्जांपल लिया, अपनी एसेट्स को बेच के पैसा अगर कमा रहा है कोई व्यक्ति, तो उसकी इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैपिटल गेन नाम का एक चैप्टर है। किस नाम का चैप्टर है? कैपिटल गेन। हिंदी में उसका नाम है पूंजी लाभ। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल गेन। तो मैंने अभी 4 हेड डिस्कस किए। कौन कौन से 4 हेड? इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन, और कैपिटल गेन। सैलरी में किसको लेते हैं? जिन लोग सैलरी से इनकम कमा रहे हैं। हाउस प्रॉपर्टी में किसको लेते हैं? जिसको रेंट से इनकम हो रही है, मकान को किराए में देके। बिजनेस प्रोफेशन में जिन लोग बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं। कैपिटल गेन में किसको लेते हैं? जो एसेट्स को बेच के पैसा, संपत्तियों को बेच के पैसा कमा रहे हो। जिसका कोई नहीं होता उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है। मतलब ऐसी कोई भी इनकम जिसके लिए कोई ग्रुप नहीं बनाया गया है, उसके लिए, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको ब्याज से इनकम हो रही है। किससे इनकम हो रही है? ब्याज, इंटरेस्ट। आप अपनी इंटरेस्ट की इनकम को कैलकुलेट करने जाओगे इनकम फ्रॉम सैलरी के हिसाब से, तो सैलरी वाला दरवाजा बंद कर लेगा, आने नहीं देगा, क्योंकि उसमें उसके बारे में रूल नहीं लिखा हुआ है। ब्याज की इनकम को लेके जाना हाउस प्रॉपर्टी वाले के पास, दरवाजा बंद करके बैठेगा, क्योंकि उसके लिए रूल वहां नहीं है। ब्याज की इनकम को बिजनेस प्रोफेशन में लेके जाओ, वो भी दरवाजा बंद करके बैठ जाएगा। कैपिटल गेन में तो ऐसा कोई है नहीं, वो तो एसेट को बेचने वाला इनकम की बात करता है। तो ऐसी इनकम जिसका कोई अलग से ग्रुप नहीं बना हुआ है, ऐसी इनकम के लिए दरवाजा कौन खोल के बैठा है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस, हाँ लीगल है। आपको देखो, ब्याज का पैसा देना है ना, वो एक लाइसेंस वाला काम होता है। आपको साहूकारी लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखो इनडायरेक्टली कोई बहुत करते हैं लोग, लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल प्रॉपर तरीके से करना है, मान लो अगर आपका कोई पैसा डुबा देगा, तो आपको कोर्ट में केस नहीं कर पाओगे अगर आप लाइसेंस लेके काम नहीं करोगे। ठीक है, चलो वो टॉपिक से अलग चीज है। तो ऐसी कोई भी इनकम जिसके लिए कोई प्रॉपर हेड नहीं बना हुआ है, तो उसकी कैलकुलेशन आप किसके बेसिस पे करोगे? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जैसे मैं अभी बोला है, मैं शर्त लगाया किसी से और मैं शर्त का पैसा जीत गया। रोड में घूम रहा हूं, मेरे को 2000 रुपए बंडल मिल गया, तो बताओ मेरे को सैलरी मिली क्या? कहीं से किराया मिला क्या मेरे को? 2000 का बंडल नहीं, मैं पाया हूं रास्ते में, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करूंगा? अदर सोर्सेज। क्लियर है मेरी बात? और कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेस में आ सकती है? कौन बनेगा करोड़पति में गए, वहां से कुछ पैसा जीत के आ गए, कहां लोगे उसको? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लोगे। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसी कोई भी इनकम
जिसका कोई हेड नहीं होता उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस होता है। क्लियर है मेरी बात? चलो, तो आप लोगों को अब वापस से सिलेबस में आ जाओ। इनकम टैक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट नंबर 2 से देखो। यूनिट नंबर 2 में सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा? इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 और पार्ट 2। मतलब पहला हेड हो गया, हेड नंबर 1। अब आप लोगों को दिमाग में बात आ रहा होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 क्या है सर? पार्ट 1 में हम लोग ऐसे लोगों की सैलरी की इनकम कैलकुलेट करेंगे जो नौकरी कर रहा है, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, नौकरी के दौरान। और पार्ट 2 में किसके बारे में पढ़ेंगे? जिन लोग नौकरी से रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायर होने के बाद क्या मिलती है? पेंशन, प्रोविडेंट फंड का पैसा, ये सब मिलता है। तो उसके बारे में हम कहां देखेंगे? पार्ट 2 में। तो जो नौकरी कर रहा है उसके बारे में रूल कहां पर है? पार्ट 1 में। और जो नौकरी से रिटायर हो गया है उसके बारे में रूल कहां पर है? पार्ट 2 में। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का हम ऐसा काम करेंगे। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद जिन लोगों को किराए से इनकम होती है उसकी इनकम हम किस बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जिन लोग बिजनेस कर रहे हैं, जिन लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी इनकम को कैसे कैलकुलेट करोगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। अब इसमें भी पार्ट 1 और पार्ट 2 है। अब इसमें कैसे टाइप से पार्ट 1 पार्ट 2? देखो, जो पहला वाला पार्ट 1 है और जो दूसरा वाला पार्ट 2 है, एक्चुअली इनकम टैक्स में ना बहुत सारा हिसाब किताब जमा करना पड़ता है। ठीक है, एक एक चीज का पूरा अकाउंटिंग करवा के। तो जो छोटे छोटे व्यापारी है, मान लो छोटा सा बेचारे का किसी का किराने का दुकान है, छोटी सी फर्नीचर की शॉप है, छोटी सी कपड़े की दुकान है, या डॉक्टर है, बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करता, छोटा सा क्लिनिक खोल के बैठा है, तो ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स वाले ने रूल बनाया कि भाई आपको है ना ज्यादा हिसाब किताब रखने की जरूरत नहीं है, हम आपको छूट दे रहे हैं। आप अपनी इनकम को एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे? अनुमानित आधार पर, एस्टिमेटेड बेसिस पे। हम आपसे कोई हिसाब नहीं मांगेंगे, बस आप अनुमान बता दो कि आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हो तो साल में 12 लाख कमा रहे हो, बस। हम उसका कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे, उसका कोई हिसाब किताब रखने की भी जरूरत नहीं है। हम ये मान लेंगे कि आपने जो बताया हमने उसको मान लिया। तो जो बड़े बिजनेस है ना उनको हिसाब किताब रखना पड़ता है, और जो छोटे बिजनेस है उनको हिसाब किताब रखना नहीं पड़ता है। तो पार्ट 1 में हम देखेंगे किसके बारे में? बड़े बिजनेस। पार्ट 1 में हम देखेंगे किसके बारे में? बड़े बिजनेस। और पार्ट 2 में हम देखेंगे किसके बारे में? छोटे बिजनेस। ठीक है, और लास्ट ईयर क्वेश्चन पार्ट 2 से ही आया था। ठीक है, तो जो बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, पार्ट 1 में बड़ा बिजनेस है और पार्ट 2 में छोटे बिजनेस के बारे में देखेंगे। और डिटेल में हम कब देखेंगे? जब वो चैप्टर पढ़ेंगे तब। क्लियर है? उसके बाद जिन लोग अपनी एसेट्स को बेच देते हैं तो बेचने से पैसा कमाते हैं। तो जो अर्निंग हुई, जमीन बेच के पैसा कमाया, तो उनको अपने एसेट्स को बेच के पैसा कमाया, तो उनके बारे में रूल्स कहां लिखे हुए पूरे? कैपिटल गेन, पूंजी लाभ नाम का चैप्टर है, वहां लिखा हुआ है पूरा। है ना साईं? चाय मंगवाऊं? पानी पियोगे? अब देखो, मैंने बताया इनकम के कितने ग्रुप होते हैं। इनकम के कितने ग्रुप होते हैं? मतलब इनकम टैक्स वालों ने इनकम को कितने ग्रुप में बांट के रखा हुआ है? 5 ग्रुप। अब अपन लोग आज के बाद से उसको ग्रुप नहीं बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे? हेड बोलेंगे। हेड। हाँ, आय के शीर्षक। इनकम के 5 हेड्स होते हैं। एज पर इनकम टैक्स देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आयकर के अनुसार आय के 5 अलग अलग शीर्षक होते हैं। ठीक है, वो 5 शीर्षकों का नाम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। इनकम फ्रॉम सैलरी पार्ट 1 पार्ट 2 हो गया। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, और 5वां नाम क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। ये 5 नाम याद हो गए? मैं किसी से पूछूं तो बता दोगे? अफशा बता सकते हो 5 नाम? सर, इनकम फ्रॉम रेंट, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम रेंट नहीं था। इनकम फ्रॉम पहला था सैलरी, दूसरा था हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा था बिजनेस प्रोफेशन, चौथा था कैपिटल गेन और अदर सोर्स। और एक चीज और ध्यान रखना, इसका सीक्वेंस है।
आप अपने मन से आगे पीछे नहीं कर सकते। सबसे पहले रखना पड़ेगा सैलरी को, उसके बाद रखना है हाउस प्रॉपर्टी को, उसके बाद रखना है बिजनेस प्रोफेशन को, उसके बाद कैपिटल गेन, उसके बाद अदर्स। ये सीक्वेंस आपको रखना है। ये मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, इनकम टैक्स वाले बनाए हैं। और इनकम टैक्स का खुद का कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, आयकर अधिनियम 1961। ये पूरी बातें वहां लिखी हुई है, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये समझना पड़ेगा। तो देखो, जो इनकम के 5 हेड थे वो पूरा यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को घेर के बैठे हैं कि नहीं, बताओ। मतलब आपको ये चैप्टर अगर पढ़ना है, सॉरी ये सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है इनकम टैक्स, तो टैक्स कैलकुलेशन को तो साइड में रख दो, इनकम को कैलकुलेट करने में ही आधे से ज्यादा सिलेबस खत्म हो जाएगा आपका। मतलब पूरी जो मेहनत करनी है ना आपको, वो पूरा सिलेबस इनकम कैलकुलेट करने में मेहनत करनी है। टैक्स कैलकुलेशन तो 4 क्लास का बस है, 4 क्लास में पढ़ा दूंगा, खत्म हो जाएगा टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मेन जो मशक्कत करनी है, मेन जो जतन करना है, वो इनकम कैसे कैलकुलेट करने। किसान जानते हो, किसान किसान कहां से कमाता है पैसा? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर इनकम। अब किसान मान लो एक ऐसा किसान है जिसके खेत में आलू होता है, आलू, आलू जानते हो ना, वो किसान खेत में आलू लगाया। आलू, अब आलू की फसल कटने के बाद किसान के पास 2 ऑप्शन है, आलू को बोरी में भरो, मंडी में जाके बेच दो, ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, आलू का चिप्स बनाओ, पैकेट में डाल के चिप्स बेचो मार्केट में, करते हैं बहुत सारे लोग। तो किसान क्या करेगा? जहां प्रॉफिट है वही काम करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन टैग ये है, क्वेश्चन ये है कि कोई भी किसान की जो इनकम है उसमें एग्रीकल्चर इनकम कितना मानेंगे और बिजनेस इनकम कितना मानेंगे, क्योंकि इनकम टैक्स में एक रूल है, आगे पढ़ेंगे, कि एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है, किसानों को इनकम टैक्स से छूट है। तो एक ऐसा किसान है जो आलू उगाता है, बोरी में भरता है और मंडी में ले जाके बेच देता है, अच्छी बात है, पूरा एग्रीकल्चर इनकम मानेंगे, क्योंकि आलू उगाया बेच दिया, किसानी से कमा रहा है, तो उसके ऊपर इनकम टैक्स वाले को कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको 1 रुपए टैक्स नहीं लेंगे आपसे, ऐसा बोलते हैं इनकम टैक्स वाले। लेकिन एक किसान ऐसा है जो आलू उगाता है और बाजू में कढ़ाई में तेल गरम करके रखा है, तुरंत चिप्स बना रहा है, पैकेट बना बना के बेच रहा है मार्केट। तो चिप्स बना के बेचना उसके लिए एग्रीकल्चर इनकम है? नहीं है। तो आपको ऐसे किसान जिन लोग इस टाइप का काम कर रहे हैं, आधा किसानी और आधा बिजनेस, उनकी इनकम का कितने हिस्से को एग्रीकल्चर मानना है और कितने हिस्से को बिजनेस इनकम मानना है, उसके बारे में। क्योंकि अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अलग अलग करने का कारण क्या है? क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जितना मान रहे हो ना, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी, और बिजनेस इनकम जितना मान रहे हो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेगी, तो इसलिए अलग अलग किया जाता है, ठीक है, इसलिए अलग अलग किया जाता है। तो इसलिए कितनी पोर्शन ऑफ इनकम को एग्रीकल्चर मानना है और कितनी पोर्शन ऑफ इनकम को एग्रीकल्चर इनकम नहीं मानना है, तो वो भी आपको पढ़ना है। कौन से चैप्टर में? एग्रीकल्चर इनकम में। तो बताओ, यूनिट नंबर 1 का थोड़ा सा हिस्सा और यूनिट नंबर 2, 3 का हिस्सा पूरा कौन घेर के बैठा है? इनकम। ये पूरा टॉपिक किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड है, ठीक है। अब उसके बाद एक टॉपिक है, नाम पढ़ो क्या? रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति। रेसिडेंशियल स्टेटस, निवास स्थिति, ध्यान से सुनना। इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसको अपना देश चलाना है, तो अपने लोगों से टैक्स वसूलती है। तो टैक्सों में एक टैक्स है इनकम टैक्स, जो लोगों से लिया जाता है। तो इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इंडिया में रह रहे लोगों से तो टैक्स वसूलेगी। अब ऐसा एक आदमी है जो अमेरिका में बैठ के पैसा कमा रहा है, इंडिया से उसका कोई लेना देना नहीं, तो मोदी जी जाएंगे उससे टैक्स लेने, क्योंकि इंडिया का कवरेज क्षेत्र कहाँ है? इंडिया। वो बाहर के लोगों से उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बाहर का आदमी बाहर कमा रहा है पैसा, उससे इंडिया की गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती, और बाहर की गवर्नमेंट इंडिया के लोगों से टैक्स नहीं ले सकती। इंडिया के बाहर बैठ के इंडिया से पैसा कमा रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहां आती है?
कोई आदमी ऐसा है जो विदेश का है, इंडिया के पैसा कमा रहा है, या फिर हमारे देश का आदमी ऐसा है जो विदेश से पैसा कमा के ला रहा है, वो भी तो सकता है। बाहर का आदमी यहाँ के पैसा कमा के गया और यहाँ का आदमी बाहर जाके पैसा कमा रहा है, तो ऐसे लोगों से टैक्स कौन लेगा? हमारी गवर्नमेंट कि बाहर की गवर्नमेंट? एक क्वेश्चन टैग है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। ऐसे लोगों से जो एक टांग इधर और एक टांग उधर रख रहे हैं, मतलब यहां भी पैसा कमा रहे हैं वहां भी कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से टैक्स कौन सी गवर्नमेंट लेगी? बाहर की गवर्नमेंट कि इंडिया की गवर्नमेंट? तो इस सवाल का जवाब हमको कहां मिलेगा मालूम है? रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में। मतलब ये भी चैप्टर किससे रिलेटेड है? इनकम से रिलेटेड है। और आज हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट। मतलब यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, पूरा कौन घेर के बैठा है? इनकम। आई मेरी बात समझ में? अब यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। यूनिट नंबर 4 में आ जाओ। चैप्टर का नाम है क्लबिंग ऑफ इनकम या डीम्ड इनकम। आय का मिलाना और मानी गई आय, ये दो टॉपिक है। ठीक है, इससे थ्योरी आती है, प्रैक्टिकल नहीं आता। प्रैक्टिकल में सिर्फ 1-2 नंबर का ही इसका है, बाकी थ्योरी ही आती है इससे। क्लबिंग ऑफ इनकम या फिर आय का मिलाना, समझना मेरी बात। मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैंने अपने दोनों बच्चों के नाम से एफडी करा के रखा है। अब मेरी एक बेटी 4 साल की, एक बेटी 2 साल की है, दोनों के नाम से मैं 5-5 लाख का एफडी करा के रखा हूं। इनकम टैक्स वाले बच्चे लोग से टैक्स नहीं लेते, मतलब 18 साल से जो नीचे है उससे इनकम टैक्स वाले टैक्स नहीं लेते, लेकिन उसको तो टैक्स चाहिए। तो इनकम टैक्स वाला बोलेगा तो 4 साल की बच्ची है, 5 लाख रुपए तो कमा नहीं सकती, पैसा कौन लगाया? उसका पापा। तो उसको जो ब्याज मिल रहा होगा ना उसके एफडी के ऊपर, उसकी ब्याज की इनकम को मेरी इनकम में जोड़ के इनकम टैक्स वाला मेरे से टैक्स लेगा। अरे सीधी सी बात है यार, आपका बच्चा लड़ाई करके आएगा कहीं से, छोटा सा है, तो उसके माँ बाप आके बच्चे को नहीं मारेंगे, आपसे लड़ाई करेंगे, है ना? तो इनकम टैक्स वाला भी वही फंडा अपनाता है, वो आपसे आके टैक्स लेगा। मतलब बच्चे की इनकम को आपकी इनकम में जोड़ दिया जाएगा और टैक्स आपसे वसूला जाएगा। ब्याज जुड़ेगा, ब्याज। हाँ, जो कमाई है वो। हाँ, 5 लाख तो मेरा इन्वेस्टमेंट है ना, ब्याज जुड़ेगा मेरे। क्लियर है मेरी बात? तो ऐसी कौन कौन सी इनकम्स है जो किसी और की इनकम में जाके मिल जाती है, उसके बारे में हम कहां देखेंगे? चैप्टर का नाम है आय का मिलाना। आय का मिलाना मतलब उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लबिंग ऑफ इनकम। मतलब एक इनकम किसी और की इनकम को किसी और की इनकम में क्लब कर देना। क्लब करना मतलब मिला देना। इस चैप्टर में उसके बारे में नियम लिखा हुआ है। मान लो मेरी बेटी बहुत अच्छा गाना गाती है, उसका किसी शो में सिलेक्शन हो गया, वहां गाना गा के कमा के आई, वो अपने पर्सनल कैपेसिटी में पैसा कमा रही है, ठीक है? तो ऐसी इनकम को उसके पापा की इनकम में नहीं जोड़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स लिखे हुए वहां पे। आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक मकान है, मुकुंद के पास एक मकान है। मुकुंद अपने मकान को, बहुत अच्छी दोस्ती आ रही है साईं के साथ, साईं को गिफ्ट कर दिया, ले साईं मकान तू रख, लेकिन ये मकान का जो किराया आएगा ना मैं रखूंगा। आ रही बात समझ में? आपने मकान तो दे दिया लेकिन किराया ले रहे हो, तो ये इनकम इनडायरेक्टली किसकी हुई? मुकुंद की हुई कि साई की हुई? तो इसके बारे में भी रूल लिखा हुआ है। मतलब इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि भाई इनकम हो रही किसी को, इनकम किसी को हो रही है, लेकिन उसकी इनकम को जोड़ा किसी और की इनकम में जा रहा है। कमा कोई और रहा है लेकिन इनकम टैक्स वाला टैक्स और किसी से लेगा। इस चैप्टर के बारे में देखेंगे, इस चीज के बारे में देखेंगे, क्लबिंग ऑफ इनकम, आय का मिलाना। एक चैप्टर का नाम है डीम्ड इनकम। टॉपिक का नाम क्या है? डीम्ड इनकम, मानी गई आय। अचानक मुकुंद के घर में छापा पड़ा। जिसके घर में छापा पड़ता ना भाई, अरबपति आदमी रहता है वो। और बोलते हैं कि जिसके छापा पड़ता है ना वो हमेशा बढ़त में ही जाता है, कम में नहीं जाता। मतलब उसके यहाँ हमेशा और वृद्धि होती है, कमी नहीं होती, ऐसा माना जाता है। जैसे किसी के बिजनेस में आग लग जाती है ना, तो आग लगने के बाद जो रिकवरी करता है इंसान, वो बढ़ता ही है। मतलब आपको बढ़ते हुए दिखेगा, वो डूबते हुए नहीं दिखेगा। हाँ, थोड़े दिन में स्ट्रगल करना पड़ेगा लेकिन कमाते हुए दिखेगा।
ऐसे देखा गया है। कभी भी सुनना ना इसके यहाँ छापा पड़ा या आदमी कंगाल हो गया, हो ही नहीं सकता, बल्कि उसका मार्केट में नाम और बढ़ जाता है, दिमाग वाला आदमी बोले। तो मान लो मुकुंद के यहाँ छापा पड़ा, 4 करोड़ रुपए बंडल निकला नोट का। पूछ रहे मुकुंद के कहां से लाया, नहीं बता पा रहे मुकुंद, पता भी होगा तो भी नहीं बता रहे। तो क्या करेगा इनकम टैक्स वाला? बोरी में भर के ले जाएगा, तो मानेंगे, मान लेगा इनकम टैक्स वाला कि ये आपकी ही इनकम है, मान लेगा इनकम टैक्स वाला कि ये आपकी ही इनकम है और आपकी इनकम में जोड़ देगा उतनी अमाउंट को, और उसके ऊपर जो टैक्स बनता है ना वो टैक्स लेगा, पूरी इनकम उठा के नहीं ले जाएगा। वो सीज करते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर उसके ऊपर टैक्स वैक्स निकालने के बाद जो बचता है वापस करते हैं। तो हाँ, तो जब छापा पड़ता है ना तो बकायदा वहां पे अपने क्लाइंट के साथ कुछ गलत ना हो, क्योंकि आपको नियम कानून मालूम नहीं है, तो वहां पे सीए और एडवोकेट का रोल रहता है। उन लोगों को पूरा नियम मालूम है, छापा पड़ते रहता है, उसका सीए बैठेगा जितने देर तक छापा पड़ा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा हिसाब किताब भी देगा, और कुछ गलत मत हो वो भी इसका हिसाब रखेगा। ठीक है, तो आय का मिलाना मतलब क्लबिंग ऑफ इनकम समझ में आया? किसी और की इनकम को किसी और की इनकम में जोड़ देना, या फिर डीम्ड इनकम मतलब ऐसी इनकम जो जिसके बारे में आप बता नहीं पा रहे हो और अचानक भयानक मान लिया जा रहा है कि वो आपकी इनकम है, उसको बोलेंगे डीम्ड इनकम। ठीक, ये थ्योरिटिकल चैप्टर है, एक्चुअली प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल में कहीं कहीं पे जरूरत पड़ेगा करके मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। उसके बाद है अगला टॉपिक, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना। चैप्टर का नाम क्या है? हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना। क्या बताओ, इंसान को हमेशा फायदा ही होगा? नुकसान भी तो हो सकता है। शेयर बेच दिए, नुकसान हो गया, शेयर बेच दिए, नुकसान हो गया। मजबूरी, आपको पैसे की जरूरत है, बेचना पड़ेगा। हाँ, मान लो कोई ऐसी कंपनी में लगा के रखे हो, बेच दिए, नुकसान। जमीन खरीदे थे, महंगे में खरीद डाले थे, अर्जेंट पैसा जरूरत है, जमीन बेचना पड़ा, नुकसान। 8 लाख 10 में खरीदे थे, 8 में बेचना पड़ रहा है। मतलब एसेट्स को बेचने से जरूरी नहीं कि हमेशा फायदा ही होगा, नुकसान भी हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। ठीक है, मकान का किराएदार रह गया, पूरे साल भर किराया नहीं दिया, डूब गया पैसा। तो ऐसी सिचुएशन आ जाती कभी कभी कि हमको इनकम नहीं होती, उल्टा लॉस हो जाता है। हमको इनकम नहीं होती, लॉस हो जाता है। अब यहाँ पे छोटा सा लॉजिक है समझना। इनकम टैक्स वाला इनकम पर टैक्स लेता है, तो लॉस होगा तो आपको पैसा वापस देगा लॉस के ऊपर? अरे भाई, बराबर होनी चाहिए ना चीजें। भाई जब इनकम हो रही है तो तुम हमारे से टैक्स ले रहे हो, अब हमको लॉस हुआ है तो दो हमको पैसा हमारा। लेकिन भाई दोनों चीज बराबर होनी चाहिए। मैं इस चीज के फेवर में हूं कि भाई इनकम जब हुई तब आप हमारे से टैक्स लिए, अब हमको लॉस हो रहा है तो आप हमको पैसा दो ना भैया। तो इनकम टैक्स वाला आपको कैश कभी नहीं देगा। तो वो क्या करेगा, इनकम टैक्स वाला क्या करेगा, आपको जो नुकसान हुआ है ना, उस नुकसान को दूसरी इनकम को कम करवा देगा। जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए की इनकम हुई, तो 10 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना है। अब आपको मान लो कहीं पे नुकसान हो गया 2 लाख का, तो 2 लाख का अब डिपार्टमेंट वाला, इनकम टैक्स वाला आपको 10 लाख का टैक्स लेगा, और नुकसान हो गया 2 लाख का, तो आपसे 2 लाख के ऊपर टैक्स वापस देने का है, तो वापस नहीं देगा। बोलेगा एक काम करो, इस 10 लाख में 2 लाख रुपए माइनस कर दो, तो बचता कितना है? 8 लाख। आप हमको 8 लाख के ऊपर टैक्स दो। ये समझ लो कि हम 2 लाख का टैक्स आपको वापस दे दिए। हाँ, मतलब एक जगह से अगर आपको इनकम हो रही है और एक जगह से आपको नुकसान हो रहा है, तो उस इनकम में उस नुकसान को एडजस्ट कर देते हैं, उसके बाद जो इनकम बचती है उसके ऊपर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। आ रही बात समझ में? कभी कभी ऐसी सिचुएशन बन जाती है, नुकसान ज्यादा रहता है, इनकम कम रहती है। नुकसान ज्यादा हो गया है, इनकम कम है। मान लो नुकसान 10 लाख का है और इनकम आपकी 5 लाख बस है, या 6 लाख इनकम है। आपकी इनकम 6 लाख, नुकसान 10 लाख, तो जब माइनस करने जाओगे तो 10 लाख पूरा माइनस हो जाएगा कि नहीं? 4 लाख का नुकसान तो और बचा है, तो क्या गवर्नमेंट 4 लाख रुपए के ऊपर का टैक्स देगी वापस? नहीं। वो बोलेगी एक काम करो, ये 4 लाख को संभाल के रखो,
इसको अगले साल आपको इनकम और होगी ना, उसमें माइनस कर लेना। तो अगले साल कम देना हमको टैक्स, आपको कभी पैसा वापस नहीं देगी, अगले साल कम करवा देगी। तो वही यहां पर बोला है, हानियों की पूर्ति और आगे ले जाना। पूर्ति मतलब सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब हानियों की पूर्ति, मतलब करंट ईयर में अगर आप इनकम में से लॉस को माइनस कर रहे हो तो उसको बोलते हैं सेट ऑफ करना। क्या करना? सेट ऑफ, हानियों की पूर्ति करना। और आगे ले जाना मतलब करंट ईयर में अगर इनकम कम है, लॉस ज्यादा है, नहीं हो पाया एडजस्ट, अगले साल उठा के ले जाओ। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद अगले चैप्टर का नाम है डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम। अगले चैप्टर का नाम क्या है? डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय में कटौती। गवर्नमेंट क्या है, कोई कोई चीजों को प्रमोट करना चाहती है, वो चाहती है कि आप वो काम करो। जैसे गवर्नमेंट चाहती है कि आप डोनेशन करो, दान दो, किसी को भी नहीं, जो रजिस्टर्ड संस्था है उनको। जैसे राष्ट्रीय गौशाला हो गया, गवर्नमेंट के बहुत सारे फंड बने हैं, एनडीआरएफ, नेशनल डिफेंस फंड, एनडीएफ, नेशनल प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जो आपदा नहीं आती है तो गवर्नमेंट उसी पैसे को वहां यूज करती है। जैसे अभी दुर्घटना हो गई थी बालासोर में, ट्रेन वाला, तो उसमें जो पैसा देता है तो कहाँ से? गवर्नमेंट के पास जो फंड रहता है वहीं से ही देते हैं। तो ये पैसे फंड में आते कहाँ से? जो हम डोनेशन करते हैं वहां पे जाता है। तो गवर्नमेंट कोई कोई चीजों को प्रमोट करती है। गवर्नमेंट बोलती है कि आपकी अगर बेटी है तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा इन्वेस्ट करो। तो आपको अगर ऐसे ही कोई काम बोला जाएगा ना तो नहीं करोगे। मैं बोलूंगा ना मुकुंद आप हर साल 1 लाख रुपए जमा करो, नहीं करोगे आप। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि आप सेविंग करो कहीं ना कहीं से। गवर्नमेंट बोलेगी ना मुकुंद बीमा करा लो, नहीं कराएगा मुकुंद। क्यों? उल्टा पैसा जा रहा है, कुछ मिल रहा है कि नहीं? तो गवर्नमेंट है ना कोई चीज को प्रमोट करना चाहती है, तो प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ लालच देगी। क्या देगी? लालच। तो लालच मतलब डिडक्शन। डिडक्शन मतलब आपको छूट देगी, किसमें? टैक्स में। और टैक्स में छूट देने का मतलब बोलेगी कि अगर मुकुंद की मान लो इनकम 10 लाख रुपए साल की है, मुकुंद ने 1 लाख रुपए का बीमा करा लिया, तो हम ये मानेंगे कि मुकुंद की इनकम कितनी है? 9 लाख। तो गवर्नमेंट आपसे 9 लाख के ऊपर टैक्स लेगी, 10 लाख के ऊपर नहीं लेगी। मतलब आपसे 1 लाख का बीमा करा लिए ना, तो बीमे की अमाउंट को कम कर देगी आपकी इनकम से। हाँ, क्योंकि वो चाहती है कि आप बीमा करवाओ। सुकन्या समृद्धि योजना में बोलेगी पैसा जमा करो, नहीं करेगा मुकुंद। तो बोलेगी कि जितना आप सुकन्या समृद्धि योजना में जमा कराए ना, उतना पैसा आप अपनी इनकम से कम कर लो, हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लेंगे आपसे। ठीक है? तो गवर्नमेंट कोई कोई चीजों को प्रमोट करती है, तो प्रमोट करने के लिए वो टैक्स में छूट देती है। तो छूट देने का तरीका क्या है? वो आपकी इनकम को कम कर देती है। तो इनकम ज्यादा टैक्स, कम इनकम कम टैक्स। अगर मान लो आपकी इनकम 10 लाख है, 10 लाख में मैं 1 लाख रुपए कम कर दूं, तो अब आपकी इनकम कितनी बचेगी? 9 लाख। तो 9 लाख के ऊपर टैक्स लिया जाएगा। ठीक है? इसको बंद कर दोगे क्या पूरा? हाँ, नहीं ये इधर इधर मोनिश, ये वाला बटन। हाँ, तो गवर्नमेंट क्या करती है? डिडक्शन दे देती है, डिडक्शन। ठीक है? अब आपको एक चीज समझ में नहीं आ रही होगी, ग्रॉस टोटल इनकम क्या है, मैं बताऊंगा अभी। उसके बाद अगला टॉपिक है टोटल इनकम। क्या है अगला टॉपिक? टोटल इनकम। अब ध्यान से समझना, अगर आप यूनिट नंबर 1 नहीं पढ़े हो, यूनिट नंबर 2 नहीं पढ़े हो, यूनिट नंबर 3 नहीं पढ़े हो, और बोलोगे सर हमको डायरेक्टली आप टोटल इनकम पढ़ा दो यूनिट नंबर 4, पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। क्योंकि टोटल इनकम जो चैप्टर पढ़ना है ना, आपको शुरू से लेकर यहां तक के पूरे टॉपिक अगर आपको आते हैं, तब आप टोटल इनकम पढ़ने के लायक हो, नहीं तो नहीं हो। मतलब ये इंटर रिले, हाँ यूनिट नंबर 1 2 को मैं आगे पीछे सीक्वेंसिंग कर सकता हूं। मतलब मैं बोल दूंगा चलो सैलरी बाद में पढ़ाऊंगा, पहले हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं, पहले बिजनेस पढ़ा देता हूं, बाद में सैलरी पढ़ाऊंगा। ये 5 हेड है ना इनकम के, वो आगे पीछे करके पढ़ा सकता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस बोलूंगा चलो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो पोसा जाएगा, वो चल जाएगा। एग्रीकल्चर इनकम को आखिरी में पढ़ाऊंगा। मतलब ये सारी चीजों को मैं आगे पीछे कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही मेरे को टोटल इनकम में जाना है,
तो मेरे को पूरा ये चीज कंप्लीट करूंगा तब मैं टोटल इनकम में पहुंच पाऊंगा, क्योंकि ये टोटल इनकम है ना, ये सब का कंपाइलेशन है। ये सारा नियम कानून जो यहां पर पढ़ोगे ना, वो पूरा नियम कानून मिलके कहां पर आ जाएगा, टोटल इनकम में। एक भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते। और मैं अभी भी मैं आप लोगों को एक चीज बोल रहा हूं, इनकम टैक्स बहुत इजी सब्जेक्ट है। अभी भी दिक्कत क्यों आती है बच्चे लोगों को पढ़ने में मालूम है? इसको मगअप नहीं कर पाते। मगअप मतलब जैसे मैं आज चालू किया बेसिक कॉन्सेप्ट, कल से मैं एक चैप्टर चालू कर दूंगा पढ़ाना रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, कल की क्लास का टॉपिक, क्योंकि आज बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही मैं चैप्टर्स में जाना चालू करूंगा ना, तो आप आगे पार्ट पीछे सपाट वाला स्थिति बनेगा। तो वो चीज आप संभाल लिए ना बस, तो इनकम टैक्स आपके लिए हाथ का खेल है बस, ठीक है। और जितने भी सब्जेक्ट्स अभी तक पढ़े हो आप लोग, फर्स्ट ईयर से लेकर या 11वीं 12वीं से लेकर अभी तक, सबसे यूनिक सब्जेक्ट है। इसके जैसा अभी तक कोई सब्जेक्ट दूसरा नहीं है, अलग सब्जेक्ट है थोड़ा सा। हाँ, इसको पढ़ने का तरीका भी अलग है और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो आप लोग यहां से लेकर यहां तक जब आओगे पढ़ते पढ़ते पढ़ते, तभी आप टोटल इनकम पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे। अब आपको इनकम टैक्स वाला बोलेगा टैक्स कैलकुलेट करके बताओ, तो चलो टैक्स कैलकुलेशन में बाद में आते हैं, पहले हम टोटल इनकम का मतलब समझते हैं। थोड़ी देर पहले मैं अपना एग्जांपल दे रहा था, ये मैं हूं, मैं एक स्कूल में जॉब करता हूं, तो मेरे को वहां से क्या मिलती है, सैलरी। मैं अपना मकान को किराए में देके रखा, तो मेरे को वहां से क्या मिलता है, रेंट, ठीक है। मान लो सैलरी मेरे को मिल रही है साल में 1,20,000, रेंट मिल रहा है मान लो मेरे को 1,20,000, मतलब 10,000 महीने के हिसाब से। मैं बिजनेस कर रहा हूं तो मेरे को 3 लाख रुपए का साल का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। मैं एक अपनी जमीन बेचा, 10 लाख की जमीन थी, 8 लाख की जमीन थी, 10 लाख में बेच दिया तो मेरे को 2 लाख का प्रॉफिट हो गया। बैंक से मेरे को ब्याज मिल गया 50,000 रुपए। तो क्या मैं अलग अलग आदमी हूं कि मैं एक ही आदमी हूं? लेकिन कमा रहा हूं मैं अलग अलग हेड से। तो जरूरी नहीं कि 5 हेड है इनकम के, तो जरूरी नहीं कि हर आदमी अलग अलग हेड से कमा रहा होगा। एक ही आदमी मल्टीपल हेड से भी पैसा कमा सकता है, नहीं कमा सकता? तो आपके सामने जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो एक आदमी के बारे में डिटेल दिया रहेगा। क्लियर है मेरी बात? और बताएगा ये आदमी यहां से पैसा कमा रहा है, वहां से पैसा कमा रहा है। तो जब इनकम टैक्स वाले को मेरे से टैक्स लेने आएगा, तो इनकम टैक्स वाला क्या पूछेगा, मेरे से सैलरी के ऊपर अलग से टैक्स लेगा, रेंट के ऊपर अलग से टैक्स लेके जाएगा, बिजनेस की इनकम के ऊपर अलग से टैक्स लेके जाएगा, जमीन में जो कमाया हूं उससे अलग टैक्स लेके जाएगा? नहीं, बोलेगा साल भर में आप कितना कमाए हो, कहां कहां से कमाए हो, हमको बताओ, हेड वाइज बताओ, ठीक है। टोटल कितना कमाए हो बताओ, हमको इनकम चाहिए, हमको टैक्स चाहिए टोटल इनकम पर। किस पर? टोटल इनकम पर। तो टोटल कितना हो रहा है बताओ मेरे को, 2,40,000, 5,40,000, 7,40,000, 7,90,000। मतलब मेरी जो इनकम है मतलब मेरी टोटल इनकम कितनी है, 790। टोटल इनकम कितनी है मेरी, 790। तो इनकम टैक्स वाला मेरे से टैक्स किसके ऊपर लेगा, 790। लेकिन मैं अभी थोड़ी देर पहले बताया कि गवर्नमेंट कोई चीज को प्रमोट करती है। मान लो मैं क्या करवा दिया, इंश्योरेंस, बीमा करवा दिया। क्या करवा दिया, बीमा। कितने का बीमा करवाया, 50,000 का बीमा करवा दिया। तो डिपार्टमेंट वाला अभी मेरे इनकम को कितनी मानेगा, 7,40,000। हाँ, पहले आप कहां कहां से पैसा कमाए वो पूरा कैलकुलेट कर लो। तो ये जो कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम आती है उसको टोटल इनकम बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली उसको टोटल इनकम नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रॉस टोटल इनकम, सकल कुल आय। लेकिन इनका जो इतना सारा काम कर पहले से जब हम अलग अलग उसके लिए प्रोग्राम बना चुके हैं, मतलब कि बिजनेस के लिए अलग और सैलरी के लिए अलग, हाँ। हाउस के अलग, तो फिर ये टोटल इनकम से वो टैक्स ले रहे हैं। नहीं तो एक आदमी का डिपार्टमेंट के पास इतना टाइम तो नहीं है ना कि अलग अलग हिसाब लेगा आपसे। तो उसको टैक्स अलग अलग 5 आदमियों से नहीं लेना है, एक ही आदमी से लेना है। तो एक आदमी एक साल में जहां जहां से पैसा कमा रहे इकट्ठा हिसाब मांगेगा। एक फॉर्म भरना पड़ता है आदमी को, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। उस फॉर्म में ये पूरा डिटेल डाल के बताना पड़ता है, मैं इतना यहां से कमाया, इतना यहां से कमाया, इतनी मेरी टोटल इनकम हो रही है, इसके ऊपर टैक्स इतना बनता है, उसको चालान पटाना पड़ता है। जो 5 हेड्स है हाँ। वो फिर
टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए तो होगा, क्योंकि सैलरी की इनकम कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है, नियम है पूरे। हाँ हाँ, तो टोटल इनकम तक पहुंचने के लिए ये पूरे रूल से, फिल्टर से गुजरना पड़ेगा, तब जाके टोटल इनकम में पहुंचोगे। हाँ ठीक है, तो अब मैंने इंश्योरेंस करवा दिया, मतलब मेरे को क्या मिल गया, डिडक्शन, छूट मिल गई। तो अब छूट मिलने के कारण मेरी इनकम कम हो गई, तो ये जो इनकम कम होने के बाद आती है ना, उसको बोलते हैं क्या, इस टोटल इनकम पर मेरे से क्या लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। तो टैक्स, ये पूरा मैंने कैलकुलेशन किया अपनी इनकम का, मैं क्या किया, अपनी पूरी इनकम का कैलकुलेशन किया, मेरी इनकम पर कितना टैक्स आ रहा है उसकी कैलकुलेशन किया। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं असेसमेंट। क्या बोलते हैं, असेसमेंट। असेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं कर निर्धारण। असेसमेंट का हिंदी में मतलब क्या होता है, कर निर्धारण। ठीक है, या टैक्स डिटर्मिनेशन। असेसमेंट मतलब मैं पूरी अपनी इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं, प्लस मेरी इनकम पर कितना टैक्स बनता है वो कैलकुलेट कर रहा हूं। पूरी प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा, असेसमेंट। तो देखो, टोटल इनकम के बाद चैप्टर का नाम क्या है, मतलब आपको ये चैप्टर पढ़ना है 15 नंबर का, तो आपको 14 नंबर का चैप्टर आना चाहिए, तब आप 15 पढ़ पाओगे। हाँ, आप लोग सब क्लास में हो, नींद वींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को, भाइयों बहनों, कोई लेफ्ट तो नहीं हो गया है, स्मृति, गीतांजलि, कृतिका, निर्भय, दर्शना, हर्षलता, नहीं, अफशा, जो भी मैं बता रहा हूं थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। ये पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू है, और जो मैं चैप्टर का नाम बताया ना, बेसिक कॉन्सेप्ट, मैं अभी अपने चैप्टर में ही हूं, यही सारी चीजें बतानी है मेरे को। ठीक है, क्योंकि आगे जब आप कोई भी चीज पढ़ोगे ना, एक ओवरव्यू नहीं रहेगा ना, तो आपको चीज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और आप लोग यूनिट नंबर 4 में देखे, असेसमेंट तक पहुंच गए। अब असेसमेंट के बाद एक 16 नंबर का टॉपिक और एक 17 नंबर का टॉपिक है, ये अभी समझ में नहीं आएगा, ये इसका जब सही समय आएगा तब बताऊंगा। हाँ हाँ, ये पूरी रिकॉर्ड हो रही है और आप लोग इसको बाद में भी देख सकते हो। ये हमारा सिलेबस का कवरेज है इनकम टैक्स का, कहीं पे कोई दिक्कत। चलो अब वापस से हम आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट में। तो देखो, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है, इनकम पर, किसी पर्सन की इनकम पर लगने वाला टैक्स, किसी पर्सन की इनकम पर लगने वाला टैक्स को इनकम टैक्स बोलते हैं। तो अभी मैं इनकम बोलूंगा, तो अब आप इनकम में तुरंत आपके दिमाग में ना वो पांचों हेड ऐसे डिस्प्ले हो जाने चाहिए। पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, चौथा हेड कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ठीक है, 5 हेड होते हैं। तो अब आज के बाद आप लोगों के सामने इनकम बोलूंगा ना, मतलब इनकम मतलब पांचों हेड, इनकम मतलब पांचों हेड। ये देखो, इनकम मतलब पांचों हेड। ठीक है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोविजन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब टैक्स किससे लिया जाता है, पर्सन से। अब आपके दिमाग में पर्सन मतलब क्या, पर्सन ये अच्छा पर्सन है, वो बुरा पर्सन है। इनकम टैक्स के नजरिए से देखोगे तो पर्सन मतलब सिर्फ पर्सन, मतलब इंसान नहीं होता। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन का दायरा बड़ा है, मतलब उसमें सिर्फ व्यक्ति नहीं आते, इंडिविजुअल नहीं आते, कंपनियां भी आती है, पार्टनरशिप फर्म भी आते हैं, उनको भी इनकम टैक्स वाला क्या मानता है, पर्सन मानता है। मतलब इनकम टैक्स वाला पर्सन किनको किनको मानता है पता है, इन सबको पर्सन मानता है। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सन मतलब क्या, इंडिविजुअल, मतलब एक व्यक्ति, मतलब हम लोग। पर्सन के अंदर क्या क्या आता है, इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, मतलब इंसान जो हम लोग है। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार। ये कोई भी नाम मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, नियम में लिखा हुआ है सब। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं HUF। ठीक है, अभी मतलब भी बताऊंगा, अभी तो सिर्फ पढ़ रहा हूं। उसके बाद तीसरे नंबर का पर्सन क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म। चौथे नंबर का पर्सन क्या है, कंपनी।
उसके बाद क्या है, लोकल अथॉरिटी, उसके बाद क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन। इन सब को पर्सन माना जाता है और गवर्नमेंट इनसे सबसे टैक्स लेती है। नहीं नहीं बता रहा हूं। हाँ है, एलएलपी है एक्चुअली पार्टनरशिप फर्म है ना, यहीं पे मैं एलएलपी भी बोल सकता हूं, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। देखो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हम लोग, मतलब इनकम टैक्स के नजरिए से कौन कौन से किससे किससे टैक्स लेने जाएगी इनकम टैक्स वाले, तो व्यक्ति जिन लोग है ना, लोग पर्सन्स मतलब इंडिविजुअल, उनसे टैक्स लेती है। दूसरा लेती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले से। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब क्या होता है, सुनो, आप लोग कोई दुकान का नाम सुने हो, एंड सन्स या एंड ब्रदर्स लिखा रहता है नाम के आगे में, एंड सन्स एंड ब्रदर्स लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है, मतलब कोई लोग ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो किसी एक का नहीं है, परिवार मिलके चलाता है। ऐसा कोई बिजनेस जो कोई एक आदमी नहीं चलाता, वो एक परिवार मिलके चलाता है, और उस बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो परिवार के सदस्यों का प्रॉफिट होता है, ना कि किसी एक का। तो ऐसा कोई बिजनेस जिसको परिवार चला रहा है, तो उस परिवार को एक पर्सन मानेगी इनकम टैक्स। तो टैक्स किसी एक जन से नहीं लेगी, क्योंकि इनकम भी किसी एक की नहीं है, तो टैक्स किससे लेगी, परिवार से लेगी, ना कि किसी एक जन से लेगी। क्लियर है मेरी बात। परिवार के अंदर जिन लोग काम कर रहे हैं उनको बोला जाता है सदस्य, मेंबर्स। क्या बोला जाएगा, मेंबर्स। और जिनका मेन है, एक कोई ना कोई हेड होता है ना, मुखिया, उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो मेन मुखिया होगा उसको बोला जाएगा कर्ता। क्या बोला जाएगा, कर्ता। ये नाम याद रखें, सुनो ना कभी, ये हमारा कर्ता धर्ता है, तो वर्ड कहां से आया है, यहीं से है। कर्ता धर्ता मतलब मेन आदमी। आ रही बात समझ में, मतलब इनकम टैक्स के नजरिए में वो अंदर के लोग पर्सन नहीं है, परिवार को पर्सन मान रही, परिवार को। तो बताओ जो लोग काम कर रहे अंदर में, लोग पार्टनरशिप किए क्या आपस में, नहीं, वो तो परिवार बन के निकला ना, शुरू से बना, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं करता है परिवार बनाने के लिए। अगला पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म मतलब दो तीन लोग मिलके पैसा इकट्ठा किए, एक बिजनेस स्टार्ट कर दिए। अब पार्टनरशिप फर्म के अंदर काम करने वाले लोगों को पार्टनर्स बोला जाता है, वो तो इंडिविजुअल्स है, लेकिन ऊपर संयुक्त रूप से जॉइंटली अगर देखोगे तो क्या एक फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है। तो इनकम टैक्स के नजरिए से पार्टनरशिप फर्म से टैक्स लिया जाएगा, ना कि अंदर काम कर रहे पार्टनर लोगों से। तो पार्टनर से उसके इंडिविजुअल कैपेसिटी में टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि पार्टनर एक इंडिविजुअल भी तो है। हाँ, तो जो कंपनी से मिला के जो इनकम आएगी हाँ, उसमें लेंगे, और जो पर्सनल मान लो कोई ऐसा पार्टनर है, मान लो मैं एज अ टीचर, ये मेरा बिजनेस है, तो मैं अपने बिजनेस से यहाँ पे जो भी मेरी इनकम आती है वो मेरी इनकम है। मान लो मैं एक कहीं पे मैं पार्टनर भी हूँ, वहां पे भी जाके पढ़ाता हूँ, तो वहां से मेरे को फर्म से पैसा मिल रहा है, तो वहां की जो इनकम हो रही है मैं तो अपनी इनकम में जोड़ूंगा, वो इंडिविजुअल है। तो डिपार्टमेंट वो फर्म से पैसा लेगा, और जब मेरे से पैसा लेने आएगा तो मेरे से इंडिविजुअल कैपेसिटी में लेगा। क्लियर है, तो मेरे से दोनों इनकम को जोड़ के बताऊंगा मैं। आ रही बात समझ में। उसके बाद बात आती कंपनी। कंपनी को भी एक पर्सन माना जाता है। अभी आप लोग ताजा ताजा बीकॉम सेकेंड ईयर पढ़ के आए हो, कंपनी लॉ पढ़े थे। कंपनी लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स आई थी। कैरेक्टरिस्टिक्स में शुरू में ही नाम आया था, कंपनी द आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है। मतलब कंपनी को गवर्नमेंट है ना एक व्यक्ति मानती, भले उसके हाथ पांव नहीं है, बोल नहीं सकती, लेकिन कंपनी, अगर मान लो किसी को कंपनी के ऊपर केस करना है, तो कंपनी के अंदर काम कर रहे लोगों से किसी को कोई मतलब नहीं है। केस किसके नाम से होगा, कंपनी के नाम से। क्लियर है मेरी बात। उसके बाद लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब स्थानीय सत्ता। नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, महानगर पालिका सुने हो, इन लोग भी पैसा कमाते हैं। पानी का टैक्स देते हो, पानी का टैक्स देते हो, जगह जगह एडवर्टीजमेंट होता है तो उसका पैसा जाता है। ठीक है, बिजली का कुछ लेते हैं, मकान का टैक्स लेती है नगर पालिका हमारे से। नगर पालिका के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं, वहां से किराया जाता है उनको। नगर पालिका के गार्डन होते हैं, मान लो एंट्री फीस है, उसका पैसा जाता है। तो नगर पालिका, नगर निगम, इनको एक
महानगर पालिका जो भी है, ये डिपेंड करता है, उनका नाम डिपेंड करता है वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से। बड़ी सिटी है तो नगर निगम, बहुत बड़ी मेट्रो सिटी है तो महानगर पालिका, थोड़ी छोटी है तो नगर पालिका, उससे छोटी है तो नगर पंचायत, डिपेंड करता है उस जगह की पॉपुलेशन। लेकिन सबको ओवरऑल क्या बोला जाता है? लोकल अथॉरिटी, स्थानीय सत्ता। ये कोई गवर्नमेंट नहीं होती। नगर पालिका, नगर निगम जो स्थानीय सत्ता है वो कोई गवर्नमेंट नहीं होती। गवर्नमेंट मतलब कौन? स्टेट गवर्नमेंट मतलब भूपेश बघेल जी, और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी। नगर पालिका, नगर निगम को इनकम टैक्स एक पर्सन मानती है, और ये जो भी पैसा कमा रही है ना, टैक्स वैक्स का, किराया विराया जो भी, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स वाला उससे पैसा लेता है टैक्स का। मतलब नगर पालिका वाले भी इनकम टैक्स पटाते हैं। नहीं, स्थानीय सत्ता में फिर वहां का जो कमिश्नर है, मेन हेड है, वो है। हाँ, तो वो आदमी अपने जेब से नहीं देगा, निगम को जो कमाई हो रही है उसके खाते में से देगा टैक्स। गवर्नमेंट जैसा एक्ट करती है, लेकिन एक्चुअली वो गवर्नमेंट नहीं है। उसको पूरे पावर मिले हुए हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट मतलब दो ही है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अगला नाम है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब व्यक्तियों का संघ। थोड़े दिन पहले मालूम है, हीरो और होंडा नाम की कंपनियां थी। अब भले अलग अलग हो गए, लेकिन पहले हीरो होंडा एक ही थी। हीरो नाम की कंपनी एक है और होंडा नाम की कंपनी एक है। दोनों मिल गए, हीरो होंडा बने। और बाइक्स पहले आती थी ना, तो बाइक में लेबल लिखा रहता हीरो होंडा। मतलब दो कंपनी मिल के कोई बिजनेस कर रही है। अब कंपनी कोई इंसान है क्या? लेकिन पर्सन जरूर है। कंपनी एक पर्सन है लेकिन इंसान नहीं है। तो जब एक से ज्यादा पर्सन मिल के कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस करते हैं और वहां से कुछ पैसा कमाने की वो कुछ करते हैं, तो उसको बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन, व्यक्तियों का संघ। आ रही बात समझ में? एक से ज्यादा पर्सन्स मिल जाते हैं, जैसे दो कंपनियां मिल गई और एक पर्टिकुलर कोई बिजनेस कर रही है। जैसे मैक्स बूपा लाइफ इंश्योरेंस, तो मैक्स अलग है, बूपा अलग है। वोडाफोन आइडिया, ठीक है, इन लोग क्या करें? टेलीकॉम सर्विस दे रहे हैं। बजाज एलियांस, मतलब बजाज और एलियांस दो अलग अलग कंपनियां हैं। ठीक है। टाटा एआईजी, टाटा एआईजी दो अलग अलग कंपनियां हैं। दो पर्सन मिलके अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो दो लोगों को अलग अलग नहीं देखती डिपार्टमेंट, उनको एसोसिएशन ऑफ पर्सन नाम दे देगी एक। क्लियर है मेरी बात? इसको शॉर्ट फॉर्म में एओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एओपी, व्यक्तियों का संघ। अगला नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगला नाम क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का समुदाय। अगला नाम क्या है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति का समुदाय। अभी अगस्त महीना आ रहा है, अगस्त महीना आ रहा है तो अपन लोग मोहल्ले में गणपति बैठाते हैं। फिर सितंबर में नवरात्रि होगी तो माता बैठाएंगे, समिति बनाते हैं। ठीक है, समिति बनाएंगे तो फिर अपन वहां पे चंदा इकट्ठा करेंगे लोगों से। ठीक है, तो ये तो हमारा छोटे लेवल पे हो रहा है। आप सोच के देखो, मुंबई में लाल बाग का राजा, कम पैसा कमा रहे हैं वहां लोग, मतलब कमाते नहीं है, जो पैसा आता है धार्मिक काम में खर्चा होता है। ठीक है, मतलब बहुत सारे इंडिविजुअल्स इकट्ठा हो गए एक छोटे से समय के लिए, कम समय के लिए, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव लेके। वो ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ फिर अपने अलग अलग हो जाएंगे। तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए एक उन लोगों का संगठन जो बना ना, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI। इन लोग भी कमाते हैं। जैसे मान लो अभी नवरात्रि में गरबा का आयोजन होगा, तो गरबा का आयोजन हुआ तो एक मैदान बुक करते हैं, फिर बोलते हैं चाट गुपचुप वाले को चलो अपना स्टॉल लगाओ, तो जगह देने का पैसा लोगे, टिकट रखोगे। नवरात्रि के 10 दिन पहले से गरबा के ट्रेनिंग चालू हो जाता है। तो एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल 4, 5, 10, 12 लोग इकट्ठा हुए सब काम करवाते हैं, ऑर्गेनाइज कराते हैं सब चीज, तो इसमें उसकी कमाई हो जाती है। तो इनकम टैक्स वाला कमाई को देखता है, कहाँ कमाई हो रही है देख रहे हैं, तो देख रहे ऐसा कोई एरिया खाली नहीं छूटना चाहिए। तो वहां पे बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को भी क्या मानता है? एक पर्सन मानता है इनकम टैक्स वाला। क्लियर है मेरी बात? उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन, कृत्रिम व्यक्ति। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, वो कोई इंडिविजुअल है क्या? नहीं। कोई फैमिली है क्या? नहीं। कोई पार्टनरशिप फर्म है? नहीं।
कोई कंपनी है? नहीं। एसोसिएशन ऑफ पर्सन है? नहीं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है? नहीं। तो ऐसी कोई संस्था जो रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट मानती है कि हाँ ये संस्था है, ऐसे लोगों को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है, ऐसे संस्था को आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हमारी यूनिवर्सिटीज, सीबीएसई, सीजीबीएसई, छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, इन लोग कोई कंपनी थोड़ी है भाई, इन लोग एक संस्था है। तो इन लोगों को आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो संस्था होती है वो भी इसमें कौन सी संस्था? बहुत सारी संस्था भी चलती है। जैसे एनजीओ हो गया, हाँ हाँ, जो वगैरह तो सर कोऑपरेटिव सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी आपका सब आर्टिफिशियल पर्सन में जाता है, लेकिन उसका स्टेटस जो है ना वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन के हिसाब से देते हैं। ठीक है, वो बात अलग होती है, वो अलग चीज है। बाकी अब आज के बाद अगर मैं आपके सामने बोलूंगा पर्सन, बोलूंगा पर्सन, तो आपको पर्सन में सिर्फ एक इंसान नहीं दिखना चाहिए, इतने सारे लोग दिखने चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो देखो ये डेफिनेशन कितनी बड़ी है अपने आप में। इनकम टैक्स चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन मतलब वो पूरे 4-5 नाम की इनकम पर चार्ज होने वाला टैक्स। अब वो पर्सन कहां से पैसा कमा सकता है? वो पांचों हेड से। उस इनकम को पूरा टोटल लगाएंगे, उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा उस टैक्स को इनकम टैक्स बोलते हैं। तो छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन इसका इतना गहरा मीनिंग है। क्लियर है मेरी बात? आप लोग एग्जॉस्ट तो नहीं हुए हो ना? क्योंकि मेरे को बताने में है ना सिर्फ 15-20 मिनट की क्लास और लगेगी, बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो जाएगा आज। आप लोग बोलोगे तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो मैं कल के लिए पेंडिंग रखूंगा इसको। ऑनलाइन वालों आप लोग बताओ। हाँ, कल कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसके बाद जो कराना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या कराना है मैं बता देता हूं। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। एसईसी, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, ये कुछ चीजें बता चुका हूं। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। तो आप लोग बोल रहे हो तो ठीक है, मैं कल करवा दूंगा। मात्र 10 से 15 मिनट की क्लास रह गई है, वो भी भारी पड़ेगी क्योंकि आखिरी हो गया ना, तो एक्सेप्ट नहीं करेगा माइंड आपका, इसलिए मैं रोक रहा हूँ क्लास को। इसके बाद मैं कल से आगे का कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, धन्यवाद सबका।